Beauty lies in the eyes of beholders. Handsome is that handsome does. Beauty lies in the eyes of beholders. अर्थात सुंदरता व्यक्ति की आंखों में बसती है, वस्तु में नहीं. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. सुंदर वो है जो सुंदर काम करे. आज मैं सिखाऊंगा अनुवाद कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट. अनुवाद कैसे करें, ट्रांसलेशन कैसे करें हिंदी टू इंग्लिश. जब आप हिंदी टू इंग्लिश सीख जाते हैं ट्रांसलेशन करना, तो इंग्लिश टू हिंदी तो सीख ही जाएंगे. इसके नियमों में हम देख लें. नियम क्या है, मेरी सलाहें हैं, मेरी सलाह है ये आपको. सबसे पहले उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें जो आपके एग्जाम में आए हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, या साधारण रूप से भी उस वाक्य को ध्यानपूर्वक देखें जो आपके सामने है ट्रांसलेशन करने के लिए. सबसे पहले उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और टेंस का प्रयोग भली भांति सीखें, ढंग से सीखें. प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कैसे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सारे टेंस बारे के बारे आपको सीखने होंगे और उनका अंदर का जो अर्थ है वो देखना होगा कि इसका प्रयोग किस जगह होगा, इस टेंस का प्रयोग किस जगह होगा. जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका अकेला टेंस, इसके अकेला सेंटेंस बहुत कम आता है. ये किसी ना किसी के साथ होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो साधारण एक सेंटेंस आए उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कीजिए. तो ये देखें, सबसे पहले वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, टेंस सीखें. दूसरी बात, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके चार चार हैं भाग, वो सब सीखें अच्छी तरीके से गहराई में जाके. यदि हम रोजाना कई सेंटेंस बनाएंगे एक एक के, तो हमें बहुत जल्दी आ जाएगा. सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें. आवश्यकतानुसार मुहावरों का, जो मैंने बहुत सारे लिखवाए भी हैं, फ्रेजेस लिखवाए हैं, प्रोवर्ब्स लिखवाए हैं मैंने, फ्रेजल वर्ड्स लिखवाए हैं मैंने, बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं मैंने, होमोफोन्स लिखवाए हैं. तो उसको अगर आप ध्यानपूर्वक करें तो ट्रांसलेशन में बड़ी मदद मिलेगी. अब देखें, सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना. सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का अगर ध्यान नहीं रखा आपने, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है, तो भी सेंटेंस गलत हो सकता है. सब्जेक्ट तथा वर्ब का विशेष ध्यान रखें. जो भाव हिंदी में हो वही भाव अंग्रेजी में आने चाहिए. हिंदी के भाव अलग, अंग्रेजी के भाव अलग, ऐसे नहीं. हर जो शब्द है वो हर एक जगह नहीं लगता. अंग्रेजी के शब्द अलग अलग जगह पर लगते हैं. जो भाव हिंदी में है वही भाव अंग्रेजी में नहीं आएगा, तो सेंटेंस में अंग्रेजी में मजा नहीं आएगा. शाब्दिक अनुवाद से बचना चाहिए, शाब्दिक अनुवाद से बचना चाहिए. शाब्दिक नहीं, उसके भावों को देखें, उसके भाव को देखें. जैसे तुम गधे के बाप हो, किसी को कहो तुम गधे के बाप हो, तो तुम गधे के बाप हो का मतलब तुम वास्तव में किसी गधे के बाप थोड़ी हो. वो कह रहा है कि तुम मूर्ख हो, तो यू आर फादर ऑफ ए डंकी. इस तरीके से नहीं बनेगा इसका ट्रांसलेशन. इसका बनेगा यू आर ए फूल, आप एक मूर्ख है. तो भाव उसका ये है कि तुम मूर्ख हो, गधे के बाप नहीं. इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं भाव के अनुसार. देखें, उसका सिर चक्कर खा रहा है, उसका सिर चक्कर खा रहा है. अब देखें, हिज हेड इज ईटिंग सर्कल्स. ऐसे नहीं बनेगी कि उसका सिर, ईटिंग माने खाना, सर्कल्स माने चक्कर. ऐसे अंग्रेजी नहीं बनेगी कि उसका सिर चक्कर खा रहा है, बल्कि उसे चक्कर आ रहे हैं, गिडी गिडी, ही इज फीलिंग गिडी, उसे चक्कर आ रहे. ये अंग्रेजी बनेगी. हिज हेड इज ईटिंग सर्कल्स, ये नहीं बनेगी. ही इज फीलिंग गिडी, GIDDY, गिडी.
उसे चक्कर आ रहे हैं, ये अंग्रेजी बनेगी। और एक चीज, पंक्चुएशन का ध्यान रखें, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगना है, कहाँ वो क्लोज होना है, कहाँ एपोस्ट्रॉफी लगना है, एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह ऊपर लगता है, एपोस्ट्रॉफी लगना है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है का। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पंक्चुएशन का, वरना अर्थ ही गलत हो जाएगा। अशुद्ध बड़े वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करें। अशुद्ध हम बड़े सेंटेंस बनाएं और गलत बना दें, छोटे उसको तोड़ करके देखें, उसके सेंस को समझें और तोड़ करके देखें हम इसको छोटा करके कैसे बना सकते हैं। अशुद्ध बड़े वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखें। सुंदर और साफ लेख हो, जिससे किसी को समझने में दिक्कत ना हो उस लेख को। अब देखें, वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। वर्ब्स आपको याद है, उसकी तीनों फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें तीनों फॉर्म का यूज करना पड़ता है वर्ब की। तीनों फॉर्म जब तक हमें याद नहीं होंगे हम ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकेंगे। फिर देखें एक्टिव से पैसिव। अब कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्टिव से पैसिव का प्रयोग होता है, कुछ सेंटेंस पैसिव के भी होते हैं। रावण मारा गया, रावण वाज किल्ड, इस तरीके से पैसिव में भी होते हैं कुछ सेंटेंस, रावण मारा गया। एक्टिव अलग होते हैं, राम ने रावण को मारा, इस तरीके से ये एक्टिव है। राम किल्ड रावण, रावण मारा गया पैसिव वॉइस में है, रावण वाज किल्ड। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको उसी रूप में बनाना चाहिए, जिस रूप में सेंटेंस है कोशिश करनी चाहिए उसी रूप में बनाएं। ये नहीं कि आप इनडायरेक्ट बनाना शुरू कर दें उसको। डायरेक्ट दिया गया है, अगर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट दिया गया तो उसे डायरेक्ट ही बनाएं। इनडायरेक्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको, जब तक डायरेक्शन चेंज करने को ना आए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने को ना आए। ट्रांसलेशन में तो जैसा आया वैसा ही करिए, इन्वर्टेड कॉमास लगाइए। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखें। स्पेलिंग मिस्टेक्स तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते समय ध्यान रखें, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हुए ध्यान रखें, वो मैंने आगे बताया भी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। कई चीजें जैसे इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट माने हिजड़ा और इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, तो दोनों की अंग्रेजी में बहुत पास पास का अंतर है। इम्पोर्टेंट IMPOTENT, इम्पोर्टेंट अर्थात नपुंसक, और इम्पॉर्टेंट IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। तो दोनों एक से बोले जा रहे हैं, कहीं एक जैसी अगर अंग्रेजी लिख दी तो आपने स्पेलिंग तो गलत हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते समय ध्यान रखें। जैसे रनिंग है तो रन RUN रन, जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एक एन और जोड़ा जाएगा, रनिंग डबल एन हो जाएगा। कम में ऐसा नहीं होगा, जब कम में लगाएंगे आईएनजी तो ऐसा नहीं होगा, ई हट जाएगा। ज्यादातर ये ई जो है शब्द के साथ जो आता है आईएनजी लगाते समय ये ई हट जाता है और आईएनजी लग जाता है। जैसे कम में ऐसा होता है, कम कमिंग। अब इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में ही मैंने बताया, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या है? शब्द भंडार। अगर आपका शब्द भंडार अच्छा नहीं है तो आप ट्रांसलेशन आखिर बनाएंगे कैसे? तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। अगर शब्द भंडार होना चाहिए, यानी आपको बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में याद होने चाहिए। आप देखें अपने आसपास कमरे में भी देखें तो उसकी उन शब्दों की अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें, कहीं और देखें उसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छी आदत है कि हम हमेशा स्पेलिंग को उसको ध्यान से देखें। मान लीजिए कूलर है, फैन है,
वॉल्स हैं, अलमीरा है, चेयर है, टेबल है, जो घर में चीजें होती हैं उनकी अंग्रेजी हमें वैसे ही हर चीज की अंग्रेजी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कुछ की। देखिए कुछ कठिन होती है, कुछ सरल बात होती है, कुछ तो डी लगाने से बन जाती है, कुछ ईडी लगाने से बन जाती है। जैसे एडवाइज, एडवाइज है, एडवाइज एडवाइज, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बिल्ड, अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इस तरीके से बनेगी, टी लग जाएगा बाद में डी की जगह। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव, ये आसान है। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रीप माने रेंगना, कैरी ले जाना, कैरीड, कैरीड, कुछ आसान है और कुछ कठिन होती है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि ट्रांसलेशन जिसके बगैर अधूरी है। वे शब्द में उनमें से कुछ शब्द ले रहा हूं, लेकिन ये भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। जो मैं शब्द थोड़े से लिए हैं मैंने, लेकिन ये आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, लॉन्ग एगो, पुराने समय में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, इस तरीके से तो पहला ही सेंटेंस होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, पुरातन काल में एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, इस तरीके से उसकी अंग्रेजी बनेगी। अब देखें ऑल दो और दो, ऑल दो और दो, ये क्या क्या शब्द होते हैं? यद्यपि इनका अर्थ होता है, यद्यपि दोनों का ही अर्थ, और दोनों की बात यट का प्रयोग होता है, बट का कभी नहीं। दो और ऑल दो दोनों का अर्थ है यद्यपि। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर, इसके अलावा, छोटा लिखा है लेकिन मैं बताता जा रहा हूं सब चीज आपको, छोटा ही लिखना पड़ा मुझे, इन टाइम सारी चीज समाप्त करनी पड़ती है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, एट दैट टाइम, उस समय। व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू, एक ही बात है, व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट टू डू, क्या करूं। अकॉर्डिंग टू, ये शब्द बेहद यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शब्द है, के अनुसार इसका अर्थ होता है। ऑफन माने अक्सर, अक्सर की अंग्रेजी है ऑफन। एक्सेप्ट का अर्थ है सिवाय, अलावा, EXCEPT, एक्सेप्ट, सिवाय, अलावा। ऑलमोस्ट माने लगभग, अबाउट माने भी लगभग होता है, ऑलमोस्ट, अबाउट, लगभग होता है इसका, अबाउट के कई अर्थ और भी होते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड माने पास में, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, एस लग गया तो के अतिरिक्त, और बिसाइड माने पास में। यट माने अब भी या फिर भी, ड्यू टू, के कारण, DUE टू, ड्यू टू, के कारण। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट नाउ, ठीक अभी। तो ये मैंने कुछ ऐसे शब्द बिल्कुल छांटे हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मैं बाद में बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल ट्रांसलेशन के लिए इन शब्दों का जानना और प्रयोग करना आना चाहिए, बगैर इसके ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। ये मैंने बहुत जरूरी चीजें बताई हैं कि आखिर हम अनुवाद कैसे करें। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।